नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज जो हम टॉपिक करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल है, इसका मतलब ये है भी इसमें समझने वाली बातें 80% हैं और जो याद रखने वाली बातें वो 20% है। तो हमें इस टॉपिक को समझना ही पड़ेगा। अगर ये टॉपिक हमारे समझ आ गया तो फिर हमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम सारे के सारे कर लेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। मित्रों, ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो, आनुवांशिकी में हम वैसे भी 30 साल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उनके 30 साल बाद तक भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और बाद में पुनः डिस्कवरी हुई, फिर पता चला आनुवांशिकी कोई चीज है। तो उनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिकॉग्नाइजेशन न मिलना ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, आनुवांशिकी। सबसे पहले हम जैसे हर प्रत्येक टॉपिक पे चलते हैं, इसी टॉपिक पर उसी हिसाब से चलेंगे भी हिस्ट्री क्या है भी। तो आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल हेनरी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कभी भी क्वेश्चन आए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल हैं। बच्चों, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1884 में हुई। और इन्होंने लगातार 7 सालों तक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है भी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उद्यान मटर, ध्यान से देखना हर चीज इंपॉर्टेंट है, उद्यान मटर यानी गार्डन पी, गार्डन पी, उद्यान मटर पर ही एक्सपेरिमेंट किए। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले भी मेंडल ने कोई किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए, उद्यान मटर पर, जंगली मटर पर, ये इत्यादि इत्यादि। तो गार्डन पी, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पाइसम सेटाइवम। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं अभी। मेंडल ने वैज्ञानिक नाम से भी पूछ सकते हैं किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, पाइसम स्टाइवम नामक पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। सर्वप्रथम इन्होंने 34 जोड़े वैरायटी ली, फिर कम कर दी 22 और अंत में 7 पेयर ऑफ वैरायटीज पर अध्ययन किया। अंत में बच्चों कितने पेयर सिलेक्ट किए? 7। ठीक है, जैसे स्टेम की लंबाई, जो तना है उसकी लंबाई कैसी है, पुष्प का कलर कैसा है, बीज का रंग कैसा है, बीज की आकृति कैसी है, इन सभी बातों का इन्होंने अंतिम 7 पेयर इन्होंने लिए। आगे चलते हैं भाई। मेंडल ने 1866 में अपने एक्सपेरिमेंट नेचुरल बर्न सोसाइटी के समक्ष या नेचुरल बर्न सोसाइटी में पब्लिश्ड किए भी, प्रकाशित किए। और प्रस्तुत कब किए थे यह भी ध्यान रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रस्तुत किए थे इन्होंने 1865 में, और पब्लिश्ड कब हुए? 1866 में। परंतु 1884 में
विदाउट रिकॉग्नाइजेशन इनकी मृत्यु हो गई और ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही पड़े रह गए, यानी इनको किसी ने कंसीडर ही नहीं किया, इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला अपने एक्सपेरिमेंट का और इनकी मृत्यु 1884 में हो गई भाई। अब इसके क्या रीजन रहे होंगे, इनके रीजन से भी क्वेश्चन पिछले कंपटीशन एग्जाम में आया था, मैं बताता हूं क्यों नहीं मिला इनको, क्यों नहीं इनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला, क्रेडिट क्यों नहीं मिला भाई, इनको किसी ने रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है मेरी दृष्टि में, ये नेगली नामक वैज्ञानिक के सामने नेगली नामक वैज्ञानिक के सामने हिरेशियम, जिसको होकवीड भी हम बोलते हैं, होकवीड नामक पादप पर प्रयोग सफल नहीं कर पाए भी। जैसे नेगली को पता चला भी मेंडल इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उन्होंने मेंडल को बुलाया और कहा भी आप इस पादप पर एक्सपेरिमेंट करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, भी मेंडल ने मटर के अलावा कौन से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, हिरेशियम पर किया था, होकवीड पर किया था, परंतु ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया। इसका रीजन भी था, कारण क्या रहा होगा भी, क्यों नहीं हुआ, क्या इनके एक्सपेरिमेंट फेल थे? नहीं, एक्सपेरिमेंट इनके सही थे, परंतु ये सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका शुद्ध वंश क्रम उपलब्ध नहीं था। यानी प्योर लाइंस जो थी अवेलेबल नहीं थी भी, अवेलेबल नहीं थी। अब मेंडल ने मटर की तो प्योर लाइंस निकाल ली थी, शुद्ध वंशक्रम निकाल लिया था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट उनके सफल हो गए। और इसकी प्योर लाइंस नहीं थी, डायरेक्ट इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया गया, इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल नहीं हुआ। और भाई साहब ऐसे संकालु व्यक्ति थे भी, नेगली को ये भी नहीं बताया भी मेरे को प्योर लाइन चाहिए जी, मेरे को इस पर काम करना पड़ेगा, मैं मटर पर तो 7 साल काम किया था, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, प्योर लाइन आएगी तो फिर हम सफल कर लेंगे, परंतु नहीं बताया। और एक जो सबसे अलग जो अगला रीजन था, नंबर 2, अगला रीजन क्या था, उस समय लोगों का ध्यान महान वैज्ञानिक डार्विन पर था, जो विकासवाद, इवोल्यूशन पर अध्ययन कर रहे थे भी। अब उसी समय एक महान वैज्ञानिक डार्विन जो थे, वो इवोल्यूशन, ये धरती कैसे बनी होगी, जिराफ की गर्दन कैसे लंबी होगी, इन बातों का अध्ययन कर रहे थे। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है उन पर ज्यादा क्रिएट हो गया और उन्हीं की बातों पर ध्यान दे रहे थे, और मेंडल की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं था, क्या बोरिंग सी बातें हैं। परंतु मेंडल ने बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। पर ये सारी विडंबना मैं आपको बता रहा हूं, इनके कारण जेनेटिक्स जो है लगभग 34 साल, 30 भी नहीं, मैं कहूँगा 34 साल पीछे चली गई। नहीं तो आज हम 34 साल आगे होते, हो सकता है अनुवांशिक बीमारियों का भी हमें इलाज मिल जाता। ठीक है, और क्या रीजन है, एक तो संकालु व्यक्ति थे भी, संकालु व्यक्ति, ठीक है, इंट्रोवर्ट इसको बोल सकते हैं, अग्रेशन नहीं था। एक इन्होंने बायोलॉजी में मैथ का प्रयोग कर दिया भी,
बायोलॉजी में मैथ का प्रयोग किया। तो बायोलॉजिस्ट नाराज हो गए इस बात से, भाई साहब आपने बायोलॉजी जीव विज्ञान में मैथ कहां से घुसा दी। तो ये भी उस समय एक मतलब विवाद का विषय बन गया। हालांकि आज तो बायोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग भी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक समस्या थी। तो इन कारणों के कई ऐसे रीजन एक साथ इकट्ठे हो गए। एक इन्होंने जो पब्लिश किया वो भी एक लोकल मतलब इतना फेमस नहीं था, जहां पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पब्लिश किए। तो इन सभी कारणों के कारण इनकी मृत्यु जो है बिना क्रेडिट के हो गई। इनको कोई भी, इनको किसी ने कंसीडर नहीं किया। तो ये विडंबना थी। अब मटर के पौधे का चयन जो था, मटर के पौधे का चयन जो इन्होंने किया, उसके क्या बेनिफिट्स हुए, के फायदे क्या हुए भी इनको। एक तो स्थान कम घेरता है, एक वर्षीय पादप है। ये बातें आप 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। एक वर्षीय पादप है, स्पष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है भी, यानी बीज का रंग इत्यादि, बीज की आकृति स्पष्ट दिखाई देते हैं। नियंत्रित प्रजनन, नियंत्रित प्रजनन करवाया जा सकता है, इसको कंट्रोल ब्रीडिंग बोलते हैं भी। जैसा आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं भी स्वयं परागण ही होना चाहिए या पर परागण होना चाहिए, वो सारा इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, 3 महीने में, 3 मंथ्स में रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये सारे कारण रहे थे भी, अगर इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया तो ये फायदा हो गया, एडवांटेज थी। तो ये बातें होगी मेंडल के बारे में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा, क्यों कहा, और इनकी मृत्यु होगी बिना क्रेडिट के। तो फिर पता कैसे लगा दुनिया को? तो पता लगा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की पुनः खोज, मेंडलिज्म की पुनः खोज। 3 वैज्ञानिक आए बच्चों, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और तीसरा जो वैज्ञानिक था वो था वॉन शेमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया, लोगों को बताया भी मेंडल भाई साहब ने इतने महान काम किए थे। कार्ल कोरेंस, अब आपको, आपने आज तक जो पढ़ा है ना वो ये अभी मेंडल ने नियम दिए, वो मेंडल ने नियम नहीं दिए थे। मेंडल जो थे उन्होंने थ्योरेटिकल बातें समझाई थी, लॉज नहीं दिए। तो मेंडल के नियम जो हैं, मेंडल के नियम जो है वो किसने दिए थे भी? मेंडल के नियम कार्ल कोरेंस ने दिए थे, ध्यान रख लेना। क्योंकि अब आप हाई लेवल की स्टडी कर रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। जो लॉज हम पढ़ते हैं, आप तो 3, आपने तो 3 पढ़े होंगे, 2 ही लॉ है, तीसरा विदाउट सीरियल नंबर है। अभी तो आपको ये भी डाउट होगा भी पहला नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो पहला ज्यादातर डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है प्रभाविता के नियम को मानते नहीं, गलत है वो भाई। अभी मैं बताऊंगा ये नियम किसने दिए थे, कार्ल कोरेंस ने दिए थे। ये दोनों सहयोगी थे। और ह्यूगो डी व्रीज के बारे में एक और बात ध्यान रख लेना, उत्परिवर्तन के जनक भी माने जाते हैं भी। उत्परिवर्तन के जनक, फादर ऑफ म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या होता है भी? अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन, अनुवांशिक पदार्थ में, अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाता है भी।
तो ये तीन इनका याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल की रीडिस्कवरी, मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी किसने की? इन तीनों वैज्ञानिकों ने की थी। अब आगे चलते हैं कुछ हिस्ट्री की महत्वपूर्ण बातों में। कहां कहां कंफ्यूज होंगे वो सारे कंफ्यूजन मैं आपके बच्चों दूर कर दूंगा। एक तो जेनेटिक टर्म किसने दी? जेनेटिक टर्म, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? अनुवांशिकी शब्द। तो यहां पे ये क्वेश्चन आते मेंडल ही कराएंगे ज्यादातर बच्चों। नहीं भाई, मेंडल ने नहीं दिया था अनुवांशिकी शब्द, ये दिया था डब्ल्यू बैटसन ने। किसने दिया? डब्ल्यू बैटसन ने, विलियम बैटसन, विलियम बैटसन, इन्होंने ये शब्द दिया था। अनुवांशिकी का मतलब, जेनेटिक्स का मतलब क्या है भी? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो गुण पैतृक से आगे अगली पीढ़ी में जाते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। और ये शब्द किसने दिया? डब्ल्यू बैटसन ने। डब्ल्यू बैटसन ने अन्य शब्द भी दिए भी, अन्य शब्द, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आपकी शब्दावली इसमें क्लियर नहीं होगी तब तक ये समझ नहीं आएगा। अन्य शब्द कौन कौन से दिए थे बच्चों? एक तो दिया था अलील, और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1PD, F2PD। देखो कितने शब्द आ गए हमारे पास। अलील शब्द भी किसने दिया? बैटसन ने। होमो समयुग्मकी इसको बोलते हैं भी। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको क्या क्या होती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, F1 और F2 जनरेशन तो आपने पढ़ी होगी, ये भी मैं बताऊंगा एक्चुअल में क्या होती है। तो ये शब्द, ये इतने शब्द डब्ल्यू बैटसन भाई साहब ने दिए थे। कौन कौन से? जेनेटिक्स पहला, दूसरा अलील, तीसरा होमोजाइगस, चौथा हेट्रोजाइगस, पांचवा F1PD और छठा F2PD। तो ये भी ध्यान रख लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये शब्द किसने दिए? डब्ल्यू बैटसन ने दिए। अब इन शब्दों को भी साथ साथ समझ ही लेते हैं। अलील क्या होते हैं भी? सबसे पहले अलील समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, हम इनको बोलते हैं या तो समजात गुणसूत्र या विषमजात गुणसूत्र। अब मान लो किसी भी जीव में मान लो 10 गुणसूत्र है, तो कितने जोड़े गुणसूत्र हुए? 5। कितने हो गए भी? 5। 5 पिता से आते हैं, 5 माता से आते हैं, तो 10 गुणसूत्र हो जाते हैं और ये जोड़ों में बन जाते हैं। अब ये एक जैसे गुणसूत्र जो है ना बच्चों, एक जैसे, देखो ये मेरी दोनों उंगलियां एक जैसी है ना, तो ये है समजात गुणसूत्र। ये भी क्या हुए? समजात। ये भी क्या हुए? समजात। ये भी क्या हुए? समजात। ये क्या हो गए? विषमजात। यानी एक जैसे गुणसूत्रों का जोड़ा जो है समजात गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समजात गुणसूत्र कहलाता है। और अलग अलग विषमजात। तो समजात गुणसूत्र जो होते हैं ना, इस प्रकार से 2 भाई भाई हैं, एक पिता से आएगा, एक माता से आएगा। अब आपको पता है बच्चों, गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पैरवा जीन है, तो ये भी जीन है, तो ये दोनों देखो आमने सामने आ रहे हैं ना, बस यही अलील है। क्या है? अलील है। मान लो इसके यहाँ पे कोई गुणसूत्र, इस गुणसूत्र पे यहाँ पे जीन है, ये भी एक जीन होगा। और इन जीनों का देखो, इनके एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले होंगे, ये एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले। आपसे कोई परिभाषा पूछ ले तो यही क्लियर हो जाएगा। समजात गुणसूत्रों पर, समजात गुणसूत्रों पर एक ही स्थिति
यानी लोकेशन, इसको लोकस बोलते हैं, ध्यान रखना जेनेटिक्स में। लोकेशन पर उपस्थित जीनों का जोड़ा, पर उपस्थित जीनों का जोड़ा या एकांतर क्रम के जीन, एकांतर क्रम के जीन, अल्टरनेशन फॉर्म ऑफ जीन, यानी ऐसे जीन जो समजात गुणसूत्रों पर एक स्थिति पर उपस्थित हो, सेम लोकेशन पर हो और वो सेम लक्षण के हो। अगर ये लंबाई का जीन है भाई साहब, ये लंबाई का जीन है, तो ये भी लंबाई का होगा। वो अलग बात है भी ये प्रभावी है या दूसरा है प्रभावी है, कोई फर्क नहीं, दोनों ही है प्रभावी है, कोई दिक्कत नहीं। पर लक्षण किसको प्रकट करेंगे? अगर ये लंबाई को प्रकट करने वाले हैं तो ये भी लंबाई को, अगर ये आपकी आंखों के कलर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो ये दोनों ही आंखों के कलर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगर आपकी बीज की आकृति के जीन है, मान लो मटर का पौधा है, उसकी बीज की आकृति के जीन है, तो दोनों ही जीन बीज की आकृति के लिए होंगे। हो सकता है एक गोल वाला हो, एक झुर्रीदार वाला हो। तो ये जो जोड़ा है बच्चों, ये अलील है। क्या है? ये अलील है। अब आपको समझ आ गया होगा भाई, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक स्थिति वाले जीन जो एक ही लक्षण को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? अलील कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? अलील। अब ये समयुग्म की विषम युग्म की भी समझ आ जाएगा। अगर एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है तो विषम युग्म की हो गया, एक जैसा नहीं हुआ ना। अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो समयुग्म की हो गया, दोनों ही बड़े हैं तो समयुग्म की, एक बड़ा और एक छोटा है तो विषम युग्म की। ये भी अभी और ज्यादा मैं क्लियर कर देता हूं। अलील समझ आ गया अभी। अब इसके बाद बात करते हैं जीन की। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था भाई। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। ये भी ध्यान रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अन्य शब्द कौन से दिए इन्होंने? अन्य शब्द कौन से दिए भाई? दो और भी शब्द दिए थे, एक तो जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। जीन प्रारूप या सदृश्य प्रारूप। जीन प्रारूप मतलब आपके अंदर जीनों की क्या स्थिति है? दोनों ही प्रभावी हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी है, या दोनों ही अप्रभावी है। इस चीज का पता लगाना हो तो उसको जीन प्रारूप बोलते हैं। और अगर ये पता लगाना हो भी पौधा लंबा है या बोना है, बाहर से कौन सा लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, ये पता लगाना है, तो वो क्या है? फिनोटाइप है, सदृश्य अनुपात है। तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आगे। जैसे जैसे ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, हमारे जितने भी शब्द हम प्रयोग में ले रहे हैं उन सबको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे और अनुवांशिकी जीवन भर नहीं भूलोगे। तो ये जीन शब्द इन्होंने दिया। अब देखो, जीन दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी जीन और अगला जो होता है वो होता है अप्रभावी जीन। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। अब डोमिनेंट जीन क्या है? इसके क्या, एक तो इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखते हैं भी,
और इन्हें छोटे अक्षर में लिखते हैं। ये भी क्रियात्मक रूप से फंक्शनली जो है सक्रिय होते हैं, या मैं कहूं क्रियात्मक प्रोटीन बनाते हैं। और ये नहीं बनाते हैं। बात सीधी सी है बच्चों, यदि कोई जीन लक्षण प्रकट कर रहा है, यदि वो काम कर रहा है तो प्रभावी जीन है। अगर उसका लक्षण प्रकट नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, तो वो कौन सा जीन है? अप्रभावी जीन है। जैसे लंबाई की बात करें, अगर मान लो पौधा लंबा है, उसका मतलब उसके पास एक प्रभावी जीन है, बड़े टी वाला। और अगर पौधा बौना है, इसका मतलब उसके पास दोनों ही अप्रभावी जीन होंगे। यानी बात सीधी सी है, अगर पौधा लंबा है तो उसके पास अलील का जोड़ा जो होगा, अलील जो होगा किस प्रकार का होगा भी? या तो दोनों ही प्रभावी जीन होंगे, या एक प्रभावी और एक अप्रभावी होगा। देखो, एक अगर प्रभावी जीन है तो काम चल जाएगा, वो अपना काम कर देगा, वो क्रियात्मक प्रोटीन बना देगा जिससे पौधे के विशिष्ट लक्षण प्रकट होंगे। यानी दोनों अलील के दोनों जीनों में से एक जीन काम करता है। अब ये जीन अगर प्रभावी है तो काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा, ये ना करे भले। तो ये पौधा लंबा हो गया। अगर पौधा बौना है, इसका मतलब भैया इसके पास ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिससे पौधे की लंबाई बढ़ जाए। यानी इसके जीन क्या, कोई क्रियात्मक प्रोटीन नहीं बनाएंगे और ये पौधा बौना रह जाएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों अप्रभावी जीन है। क्या बच्चों? अप्रभावी जीन है। अब देखो, अब यहाँ पे स्थिति देखो, ये स्थिति क्या कहलाएगी? दोनों अगर एक जैसे अलील दोनों एक जैसे हैं तो समयुग्मकी है। अगर अलील एक जैसे नहीं है तो विषमयुग्मकी है। अब यहां पे फिर एक जैसे अलील हैं तो फिर समयुग्मकी है। यानी एक जैसे युग्मक बनाएंगे, दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे बनाएंगे, ये एक जैसे नहीं है तो एक जैसे नहीं बनाएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे बनाएंगे। तो ये भी बात हमारी क्लियर होगी। अब ये पाए कहां जाते हैं? अब जैसे समजात गुणसूत्र है भाई कोई, ये तीनों स्थितियां मैं बना देता हूं। ये समजात गुणसूत्र हैं। अगर ये कंडीशन है तो समयुग्मकीय है, पौधा लंबा है। ये कंडीशन है विषमयुग्मकीय है, फिर भी पौधा लंबा है। और अगर ये कंडीशन है तो समयुग्मकीय है और फिर भी पौधा बौना है। तो अलील किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, दोनों प्रभावी भी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी भी, और दोनों कैरेक्टर क्या है? सेम है, लक्षण सेम है। लंबाई को लंबाई वाली जीन है, भले ही बौना रह गया पर लंबाई का ट्रेट क्या है? विप्रेयसी क्या है? लंबाई का विप्रेयसी या तो लंबा या बौना, तो ये बौना है। प्रदर्शित किसको कर रहा है? लंबाई को। ठीक है, तो ये बातें हैं मित्रों। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक तो होता है लक्षण, एक तो क्या होता है? लक्षण यानी कैरेक्टर। एक होता है विप्रेयसी, ट्रेट्स। तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। जैसे कि लंबाई एक लक्षण है तो उसके विप्रेयसी क्या हो सकते हैं? या तो लंबा या बौना। हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल एंड ड्वार्फ उसके ट्रेट्स हैं। रंग एक लक्षण है, पीला व हरा उसके ट्रेट्स हो गए भी। आकृति एक लक्षण है, गोल या झुर्रीदार
उसके क्या हो गए, ट्रेड्स हो। ठीक है, तो ये बात भी हमें यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए। ये कैरेक्टर्स हैं और ये उसके क्या हैं बच्चों, ट्रेड्स हैं। अब बात करते हैं मेंडल के प्रयोगों की। मेंडल के प्रयोग, सबसे पहले मेंडल ने पहला जो प्रयोग किया था वो था एकल संकरण। इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या एक जीन की वंशागति वन जीन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को वंशागति बोलते हैं। तो ये अब हम सीधा भी प्रयोग शुरू कर सकते थे, परंतु यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है भी ये एकल संकरण कर रहे हैं। एकल संकरण के बाद हम एकल संकरण से संबंधित नियम करेंगे, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था भी ये नियम किससे संबंधित है, एकल संकरण से या द्विसंकरण से। तो वो बच्चे उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते जिनको पता ही नहीं है भी ये एकल संकरण से संबंधित नियम था, या वो एक साथ ही पढ़ लेते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। हमें अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, एकल संकरण को या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। अब एक जीन की वंशागति मतलब केवल एक लक्षण, अब जीन जो है लक्षण को प्रकट करते हैं, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया भाई। बाकी के लक्षणों को इग्नोर कर दिया उन्होंने, चाहे जो भी हो, उन्होंने सिर्फ एक लक्षण को पकड़ा और उसका अध्ययन किया। और वो लक्षण कौन सा था, लक्षण कौन सा था बच्चों, लंबाई, स्टेम हाइट, तने की लंबाई। अब इसके विपर्यासी, इसके ट्रेड्स क्या थे, अभी मैंने बताया ट्रेड्स क्या थे इसके विपर्यासी। दो पौधे लिए, एक तो लंबा और एक बोना। ठीक है ना। तो अब हमारी बातें जो क्लियर हुई हैं उनको हम उस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। भी एक ही लक्षण का अध्ययन किया, वो थी तने की लंबाई, और उसके विपर्यासी क्या थे, लंबा और बोना। और लक्षण किससे आते हैं, जीनों से आते हैं। वंशागति मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। ठीक है। तो अब देखो मेंडल ने क्या किया भाई, मेंडल ने एक तो लंबा पौधा लिया यानी टोल, और इसका संकरण करवाया बोने पौधे से यानी ड्वार्फ। संकरण किससे करवाया, बोने पौधे से। अब ये लंबा जो था बच्चों शुद्ध लंबा था, या मैं कहूं समयुग्म की लंबा था, यानी इसके दोनों के दोनों जीन प्रभावित थे। और बोना जो होता है भगवान की दया से ही शुद्ध होता है, दोनों है प्रभावी होने जरूरी है। अब इनका देखो युग्मक निर्माण होता है, कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा। युग्मक निर्माण के समय ये अलील जो है इनके दोनों जीन अलग हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। जैसे मान लो युग्मक निर्माण होना हो, शुक्राणु अंडाणु या परागकण या कोशिका बननी हो, तो जैसे ये जोड़े वाले गुणसूत्र हैं ये अलग हो जाते हैं। कितने थे, 5 जोड़े थे, तो 5 अलग हो गए एक युग्मक में, 5 चले गए दूसरे युग्मक में। तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे भी, एक टी इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा, 2 युग्मक बन गए भाई। और युग्मकों के अंदर, ये युग्मक है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है, गैमीट्स बोलते हैं इनको। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है, इसमें 2 थे और इसमें एक एक हो गए। इसी प्रकार इससे भी अलग करो भाई, इसका भी युग्मक निर्माण हो गया। अब इनका क्रॉस कराओ बच्चों, तो आपके पास ये युग्मक है,
इनका क्रॉस करो। इस प्रकार बॉक्स बना के ही करवाना है ताकि कभी गलती न हो। इन दोनों को इधर लिख दो और उन दोनों को ऊपर लिख दो। अब इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे और इसको इससे। अब सारे के सारे पौधे एक जैसे हो गए, तो ये आ गई हमारी F1PD, F1PD। और इसके अंदर ये पौधे मिले। अब एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, इसलिए दिखने में कैसा होगा बच्चों? लंबा। दिखने में कैसा होगा? लंबा होगा, टॉल होगा, परंतु शुद्ध लंबा नहीं है, ये हाइब्रिड लंबा है। अब मेंडल ने यह सोचा था कि किसी लंबे पौधे की जो है, किसी लंबे पौधे की क्रॉस बोने से करवाएं, एक लंबा पौधा एक बोना, तो कोई बीच वाली चीज आनी चाहिए थी, पर ऐसी नहीं हुई। इतना ही लंबा जितना ये लंबा था, लंबाई में इनकी और इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं। तो ये आश्चर्य की बात थी यार, लंबे और बोने का कराया तो बीच वाली चीज नहीं आई न, और उतना ही लंबा पौधा मिला जितना ये था। ये संकर लंबा था। अब यही एक चीज हमें और क्लियर करनी है बच्चों, दिखाई देने में तो ये लंबा है जी। कितना लंबा? जितना इसका पिता था। मान लो ये माता है, ये पिता है, और इनकी ये जो संतानें हैं ये सारी लंबी हैं, और इनकी हाइट अपने पिता जितनी है। दिखने में तो ये लंबा है, पर क्या मेंडल को ये कैसे पता था भी हाइब्रिड लंबा है, एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है? क्या मेंडल के पास कोई ऐसी टेक्निक थी जीन चेक करने की? आज ही अगर जीन चेक करने हो तो बड़ा कठिन है, तो मेंडल ने उस समय कैसे चेक किया होगा इनको? ये कैसे पता लगाया होगा ये हाइब्रिड टोल है, यानी ये संकर लंबा है? तो ये यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक नोट कर लेना, मेंडल ने पता लगाया था टेस्ट क्रॉस से, जिसको बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? परीक्षार्थ संकरण। यह संकरण किस लिए करवाया जाता है? किसी अज्ञात का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए। क्योंकि सदृश्य अनुपात तो ज्ञात करना ही नहीं पड़ता, वो तो बाह्य लक्षण है, दिखाई दे रहा है लंबा है या बोना है, परंतु वो लंबा शुद्ध है या हाइब्रिड है, तो ये ज्ञात करना हो तो हमें क्या कराना पड़ता है? टेस्ट क्रॉस। होता क्या है? F1PD का अपने अप्रभावी जनक से संकरण, या मैं ये कहूं क्रॉस बिटवीन अननोन इंडिविजुअल एंड रिसेसिव पेरेंट्स टू नो unknown जीनोटाइप, टू नो अननोन जीनोटाइप, यानी किसी अज्ञात का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए उसके ही अप्रभावी जनक से संकरण करवाना क्या कहलाता है बच्चों? टेस्ट क्रॉस। डेफिनेशन आ सकती है। तो कैसे किया? अब आपके पास F1PD में क्या मिला था? एक लंबा पौधा मिला। सादृश्य की बात कर लूं, इसका वापिस बोने से क्रॉस करवाया, तो इनको जो रिजल्ट मिले वो ये थे 50% लंबे व 50% बोने। परिणाम ये मिले, तो मेंडल ने सोचा भी ये लंबा जो है ये हाइब्रिड है और ये बोना तो अपने आप में शुद्ध होता ही है भी, तो इसका क्रॉस कराओ। अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा भी? लंबा। ये दोनों मिले तो भी लंबा, ये दोनों मिले तो बोना,
और ये दोनों मिले तो भी कितने प्रतिशत लंबे पौधे मिले? 50, सॉरी लंबे 50% और बोने भी 50%। यानी यदि किसी लंबे पौधे का, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, यदि किसी लंबे पौधे का बोने पौधे से क्रॉस कराओगे, आपको रिजल्ट मिले 50% लंबे और 50% बोने, तो वो लंबा क्या होगा? संकर लंबा होगा, क्योंकि उसकी अगली जनरेशन में बोने भी दिखाई दे रहे हैं और लंबे भी। और यदि किसी लंबे पौधे का, ये लंबा है ना, बोने से क्रॉस कराओ और आपको रिजल्ट मिले 100% लंबे, हमने यही तो किया था पहले, एकल संकरण में लंबे पौधे का बोने से करवाया और F1PD में क्या मिले? सभी पौधे लंबे मिले। इसका मतलब ये लंबा कैसा है? शुद्ध है, 100% लंबे। और यदि आप लंबे का बोने से कराओ और 50% लंबे और 50% बोने मिले, इसका मतलब ये कैसा है? संकर लंबा। तो मेंडल ने इस तरीके से सभी पौधों के टैग लगा दिए भी, ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध है। शुद्ध कैसे टैग लगाया? उसका बोने से कराया 100% लंबे, इसका मतलब ये इसका पिता जो है शुद्ध है। किसी लंबे पौधे का बोने से करा के देखा, सारे 100% लंबे नहीं मिले, 50 बोने मिले, 50 लंबे मिले, तो इसका मतलब हाइब्रिड टोल है। तो ये टेक्निक थी, और उस टेक्निक का क्या नाम था बच्चों? टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण। चलो ये भी बात होगी, बीच में मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे, नहीं तो अकेला हम एकल संकरण करते, पर हमें पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक दिक्कत रहेगी। अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, F1PD में ये मिला, तो बच्चों मेंडल ने इनका स्वपरागण करवाया। इसका मतलब इस पौधे का संकरण इसी पौधे से करवाया। अब इसके युग्मक बनाओ, इसके बनाओ, अब इनका क्रॉस करवा दो भाई, ये दोनों यहां लिख दो और ये दोनों ऊपर लिख दो। अब ये देखो, ये मिले तो ये, अब रिजल्ट चेंज हो गए। अब ये पौधा जो है ये अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, रेड वाले, रेड बना देता हूं मैं इसको, और ये जो है ये भाई साहब बिल्कुल अलग हैं। ये भाई साहब बिल्कुल अलग है। तो अब आपको क्या अनुपात मिला? आपको ये पौधे मिले बच्चों, आपको ये पौधे मिले ऐसे जिनके दोनों ही प्रभावी जीन थे, ऐसे जिनके पास एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन था, और एक ऐसे जिनके पास दोनों ही अप्रभावी थे। अब इनमें से लंबे कितने? अगर सादृश्य अनुपात की बात करें तो ये तीनों पौधे बच्चों लंबे हैं, और ये पौधा जो है ये पौधा बोना है। तो इसका सादृश्य अनुपात क्या आएगा बच्चों? सादृश्य अनुपात यानी फिनोटाइपिक रेशियो, कितने लंबे पौधे? 3, बोना 1। अब इसका जीन प्रारूप ज्ञात करना है हमें, जीन अनुपात, जीनोटाइपिक रेशियो। अब देखो जीनोटाइपिक कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे कितने पौधे हैं जिनके पास दोनों ही प्रभावी जीन है? 1। इसके जैसा कोई और है क्या जिसके पास दोनों ही प्रभावी हो? नहीं जी। ऐसे कितने जिनके पास दोनों ही एक प्रभावी और एक अप्रभावी है? 2 है ना, तो 2। और ऐसे कितने जिनके पास दोनों ही अप्रभावी है? कितना? 1। तो ये बच्चों दोनों चीजें याद रख लेना, ये होता है जीन अनुपात और ये होता है सादृश्य अनुपात।
या इसको लक्षण अनुपात भी हम कह सकते हैं। लक्षण अनुपात, लक्षण अनुपात कितना है? 3:1। जीन अनुपात कितना है? 1:2:1। तो ये था एकल संकरण। एकल संकरण से संबंधित नियम जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसको दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि आगे की जो क्लासें हैं वो इसी पर डिपेंड रहेंगी। हमें इन छोटी छोटी बातों का अगर पता होगा तो हम आगे की सारी चीजें समझ लेंगे। तो ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको जो अभी करवाया है समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन में मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।